हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं दिसंबर 2019 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर। ये किसने दिया था? ये हमें किम्बरलिन विलियम्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ये LGBT प्राइड कहाँ पे हुआ था? 1919 में कहाँ पे हुआ था? अब देखिए, इसी क्वेश्चन में आपके दो आंसर मिल रहे हैं। एक तो ये कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तो आप ये ईयर याद कर सकते हैं ना, और कहाँ पे हुआ था तो हमें ये याद करना है। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस दैट लेजिटिमेट मेंस dominate position in society and justified the subordination of common male population, women and other marginalized group is termed as। तो ये है हेजेमनिक मस्कुलिनिटी, फर्स्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, अब हमें फिर से देखिए ऑथर दिया है और उनके कुछ कोटेशन दिया, हमें बताना है कि ये किसने दिया है। फेमिनिज्म हैज़ fought no war, it has killed no opponents, it has set up no concentration, तो ये किसने बोला था? ये डेल स्पेंसर ने बोला है। गे मैगज़ीन, सबसे पहले गे मैगज़ीन 1990 में आया था, तो ये कौन सा था? ये है दिल्ली दोस्त। और इसको कब, कौन से ईयर में दिया, इसको किसने फाउंड किया, ऐसे दो चार चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ नहीं लगती है आप उसको सर्च कीजिए उसके बारे में, और थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये फाउंड किया था अशोक रो रवि, इन्होंने को फाउंड किया था किसी और के साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजिंग डिक्लेरेशन, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये है, ये कौन से ईयर में हुआ था आपको ये बताना है। तो इसमें आपको ये पहले इसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या था। ये एक रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन है ये एक रेजोल्यूशन। कहाँ लिया गया था ये रेजोल्यूशन? फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, फोर्थ वन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन, उस बीजिंग में हुई थी, वहाँ पे ये लिया गया था। तो ये कौन से ईयर में था? ये 1995 में था। नेक्स्ट, आपको फिर से कुछ सेइंग दी हुई है और आपको ये बताना है कि ये सेइंग किसकी है। तो इसमें देखिए, इसमें डिसेबल फेमिनिस्ट डिसेबिलिटी की बात की गई है और वुमेन मूवमेंट की बात की गई है। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में स्ट्रैटन ब्लैकवेल ने अपनी बुक में मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर बेबीज़ बर्थ? बेबी के बर्थ के बाद कौन सा है फर्स्ट मिल्क जो दिया जाता है? ऑब्वियसली ये एक साइंटिफिक टर्म है, हमारे इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन हाँ ये कोलोस्ट्रम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस मेड अ शिफ्ट फ्रॉम मैटरनल हेल्थ टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो ये करा गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, तो ICPD, बहुत फेमस है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। आप इसके बारे में और डिटेल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे पहले फाउंड किया है 1994 में, जब भी किसी एक
टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप इसके बारे में सर्च करके और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। और ये कहाँ था? ये सबसे पहले था कैरो, इजिप्ट में। और यहाँ पे कुछ इश्यूज डिस्कस किए गए थे, जैसे इमिग्रेशन, बर्थ कंट्रोल, इन्फेंट मर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन ऑफ women, प्रोटेक्शन फॉर women फ्रॉम अनसेफ एबॉर्शन सर्विसेज। ये सब टॉपिक यहाँ पे इस ICPD में डिस्कस किए गए थे। फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की बात अभी हम करके चुके हैं, मैंने आपको बताया था बीजिंग वाला क्वेश्चन था जो इसी से रिलेटेड था, और बाकी ये दो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है ये। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये बता रहा है हाईएस्ट एंड लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं सेक्स रेशो तो सेक्स रेशो लिख देते हैं, लेकिन सेक्स रेशो अलग है और चाइल्ड सेक्स रेशो अलग है, और ये सेंसस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन 11th आ गया। एज पर हु द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न फॉर women dying globally with chronic obstructive pulmonary disease का जो मेन रीज़न है वो क्या है? इसका आंसर है 1, इंडोर स्मोक इनहेल वाइल कुकिंग ऑन ओपन फायर और ट्रेडिशनल स्टोव्स। ये मेन रीज़न है। नाउ व्हाट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया? तो जो कोज नहीं है, देखिए हेमरेज कोज है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, अबॉर्शन, ये सब कोजेज़ हैं, और ये थर्ड पॉइंट है जो उसका कोज नहीं है। नेक्स्ट है नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलर्ड वीमेन। ये एक एसोसिएशन है जो USA में बनाया गया था, वाशिंगटन DC में। और कौन से ईयर में इसको बनाया गया है? ये 1896 बनाया गया। आप इन सब पॉइंट्स को नोट जरूर करना, मैं बार बार आपको बताती हूँ। और ये मर्जर था 3 ऑर्गेनाइजेशंस का, और 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था विमेंस एरा क्लब, तीसरा था कलर्ड वीमेन लीग। इन तीनों का मर्जर हो करके नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलर्ड वीमेन हो गया, और 1904 के बाद इसका नाम NACWC कर दिया गया, मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलर्ड वीमेन क्लब कर दिया गया, और इसका मोटो था लिफ्टिंग एज वी क्लाइंब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following institutions of society determine the situation of women in a given society? कौन से फैक्टर्स हैं जो women की पोजीशन को करते हैं? तो ये हो गया फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटी। ये फैक्टर्स हैं जो women की पोजीशन सोसाइटी में डिफ़ाइन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स दी हुई हैं। हमारे वुमेन स्टडी पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मेन जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये है उज्ज्वला, देखिए स्किल इंडिया, सबला, स्टेप, बेसिक स्कीम्स हैं। ये उज्ज्वला क्या था? उज्ज्वला नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन को LPG कनेक्शन देने के लिए, गैस सिलेंडर देने के लिए। स्किल इंडिया सबको पता है क्या है। सबला भी इंडियन गवर्नमेंट का चलाया हुआ एक स्कीम है। इसका नाम है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स के लिए। ये अप्रैल 2011 में बनाया गया था, और इसको इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं स्टेप का पूरा फुल फॉर्म है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। एप्लीकेबल है ये 16 ईयर एंड अबव,
और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू प्रोवाइड स्किल दैट गिव एम्प्लॉयबिलिटी एंड competencies टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हमें बता रहे हैं प्रोवाइड ट्रेनिंग, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, क्रेडिट असेस फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड वुमेन इन ट्रेडिशनल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये हमारा आंसर 4 हो गया। अब नेक्स्ट आ गया, विच आर द फॉलोइंग मेजर्स UNDP in Human Development Report in 1950 to measure gender gap। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है, वहाँ पे वो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट HDI को ही इन्होंने जेंडर सेंसिटाइज कर दिया, तो उसको बोल दिया इन्होंने JDI, मतलब जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, और एक इन्होंने दिया GEM जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। ये दोनों इंडेक्स इन्होंने दिए थे 1995 में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर होमोसेक्सुअलिटी वाज डीक्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया? तो इसका सिंपल सा आंसर है, ईयर है, आपको याद करना है। अब सीडा का क्वेश्चन है, सीडा परमिट रिजर्वेशन फ्रॉम स्टेट पार्टीज। सीडा ने कौन से 2 आर्टिकल्स दिए हैं जो इम्परमिजिबल हैं? ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 18। तो इसका आंसर है हमारा 2। ये आपको देखिए लर्न करना है। अब ये व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट CAPART का पार्ट, देखो ये क्या है? इसका मेनली जो काम है वो है टास्क ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द प्रोग्राम बजट टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका हमारा सेकंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट encompasses the consistent integration of gender concern into design, implementation, monitoring and evaluation of policies, plan, program, activities and project at all level। क्या है ये? तो ऑब्वियस है कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अब द नैला कबीर, एक फेमस फेमिनिस्ट हैं नैला कबीर, उनने अपना सोशल रिलेशन फ्रेमवर्क दिया था। सोशल रिलेशन फ्रेमवर्क, उसमें उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट दिए? तो उन्होंने ये दिए स्टेट, मार्केट, कम्युनिटी एंड फैमिली। अब वुमेन ट्रिपल रोल, ये मैंने पहले जो एक प्रीवियस ईयर का पेपर दिया था, मेरे ख्याल जून 2019 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें भी यही रिपीट हो गया। जो वुमेन के 3 रोल हैं वो प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, कम्युनिटी मैनेजमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब गवर्नेंस वाला नहीं आएगा रोल इसमें। शी बॉक्स पोर्टल, शी बॉक्स पोर्टल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको मेरी नारी पोर्टल की एक वीडियो है, नारी पोर्टल की वीडियो में हमने डिटेल में शी बॉक्स पोर्टल के बारे में बात की है। ये एक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने दिया है। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए हैं आप, तो आपको वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं और उसकी आपको स्पीडी रेमेडी मिलती है। तो यहाँ हमारा आंसर 3 हो गया। अब हमें फिर बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया, ए न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दैट it is concerned with the relative equality about number and proportion of women, men, girls and boys। तो बेसिक क्वेश्चन है, ये है जेंडर पैरिटी। अब ये आर्टिकल है जिन्होंने 1/3 रिजर्वेशन दी है पंचायत में और बहुत फेमस हो चुके हैं। अब ये आप सबको लर्न होगा 243D4।
अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये देखिए 1975 को इंटरनेशनल विमेन ईयर डिक्लेयर किया गया था, और यहाँ पे वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस है विमेन कॉन्फ्रेंस का, एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जो 4th कॉन्फ्रेंस हुई थी। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन, बीजिंग में हुआ था, जो जिसकी बात की थी हमने। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1975 में, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था। बीजिंग वाला जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, वो 4th क्वेश्चन था, 4th कॉन्फ्रेंस था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वो क्या थी? ये है यूनिफेम। यूनिफेम यूनिफेम का मतलब क्या था? ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर विमेन। तो ये बनाया गया था, और इसका मर्जर, यूनिफेम का मर्जर हो गया था यूएन विमेन में 2011 में। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अब देखिए ये अभी फिर वही 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी उसके बारे में देखिए फिर से क्वेश्चन है इसी पेपर में। इसके बारे में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी अभी में आपने देखा 3 क्वेश्चन इसके बन चुके हैं। पहला बीजिंग कॉन्फ्रेंस के ऊपर था, फिर ये दूसरे वाला भी हमने जो किया वो मैक्सिको सिटी में जो हुआ था, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस उस पर था। और अब ये क्वेश्चन है 3rd कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जहाँ पे शिफ्ट हुआ था WID से GAD पे। अब WID क्या है? ये है विमेन इन डेवलपमेंट टू जेंडर एंड डेवलपमेंट। विमेन इन डेवलपमेंट से शिफ्ट करके जेंडर एंड डेवलपमेंट किया था। तो ये कौन सी कॉन्फ्रेंस में हुआ था? ये 3rd कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3rd कॉन्फ्रेंस 1985 में नैरोबी में। अब हमारा देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्वेश्चन आ गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या है? तो उस पर हमें क्या क्या मिलेगा? जेंडर जस्टिस, लॉ फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, लीगल प्लुरलिज्म, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कम्युनिटीज़। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका आंसर है जेंडर जस्टिस। हाँ आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं होगा, और ये। तो फर्स्ट सेकेंड 4th के हिसाब से आपका आंसर हो गया 2। कंपेरेबल वर्थ क्या है? ये तो सिंपल है, सबको आंसर आता होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नाउ जेंडर गैप, which of the following not a parameter of gender gap according to World Economic Forum? कौन सा उसका पैरामीटर नहीं है? देखिए ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, लास्ट पेपर में भी आ चुका है। लास्ट पेपर में आपको याद होगा जेंडर गैप के ऊपर ही 3 से 4 क्वेश्चन थे सेम पेपर में। अब ये इस वाले पेपर में भी एक और क्वेश्चन आया उसका, तो इसका 3rd पॉइंट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, देखिए ये सारे फेमस केस हैं और बहुत पॉपुलर केस हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1 बाय 1 इन सारे केसेस को स्टडी कीजिए और अपनी कॉपी में इनके शॉर्ट नोट्स देखिए। हर केस की एक अलग टॉपिक है कि वो किस लिए हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो कस्टोडियल रेप के ऊपर है ना। तो कस्टोडियल रेप का जो फेमस केस था वो ये 2nd था, मथुरा केस। अब यहाँ पे फिर आपको नेम दिए हैं और आपके बारे में क्या लिखा है आपको। हु अमंग द फॉलोइंग एग्जामिन्ड फेमिनिस्ट राइटिंग्स दैट प्रोड्यूस द 3rd वर्ड विमेन एज ए सिंगुलर monolithic subject in a process that called discursive colonization। तो ये किसने दिया था? ये क्वेश्चन है हमारा 32। ये है चंद्रा टी मोहंती।
क्वेश्चन 32। अच्छा, अब ये जुलाई 1991 में हुआ था, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो क्या है वो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी है। नेक्स्ट आगे हम, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, WWPR स्टैंड्स फॉर विमेन वर्क पार्टिसिपेशन रेट, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें ना क्वेश्चन में ये क्या कर देते हैं कि नोट फेमिनिस्ट थिंकर है पर वो क्या नहीं है, इट्स नॉट एसोसिएटेड विद सब्सटेंस अप्रोच, से रिलेटेड नहीं है। तो ये है रुथ बेनिता। थर्ड, अब राइटर का नाम बताना है आपको। 36 क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें सिर्फ लर्न ही करने होते हैं, उसमें समझने के लिए कुछ नहीं होता। LGBT कम्युनिटी के ऊपर फिर से क्वेश्चन है। ये LGBT के बारे में कुछ बोला था, किसने बोला, ये भी आपको देखिए लर्न नहीं करना है। इंदु मल्होत्रा। नेम द थिंकर हुज सेलेक्शन ऑफ राइटिंग्स आर इन वर्क अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु, किसकी राइटिंग को इंक्लूड किया, ये BR अम्बेडकर। Knowing differently was the basis for changing the condition of women's life. The above statement is a part of, ये स्टेटमेंट किसका पार्ट है, देखिए ये फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थियोरी है। मैं रिकमेंड करूँ, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इसको और डिटेल में करेंगे, और अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मैं इसके ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी। आप लोग अपनी प्रेफरेंस बताइए कि आपको किस पे वीडियोस चाहिए। देखिए ये अब एक ये टर्म है फीमेल कंट्रोल्ड फीमेल सेक्सुअलिटी, ऑब्वियसली ये सबको पता होगा। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। अब कौन थे इसके क्रिटिक्स, जो मेन क्रिटिक्स थे इसके, वो कौन थे, तो ये हैं ज्योतिबा फूले। आपको ये पता होगा, ज्योतिबा फूले एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने एजुकेशन में, इंडियन एजुकेशन, विमेन एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म किए, और ये इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, बिल्कुल अनएजुकेटेड थी, इन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया और फिर विमेन एजुकेशन के लिए उनको मोटिवेट किया उस फील्ड में काम करने के लिए। अब ये फेमस सेइंग है, ये भी एक रिफॉर्मर है हमारे फेमस राजा राम मोहन राय, उन्होंने विमेन स्टेटस इंडिया में जो था उसके प्रमोशन के लिए रिफॉर्म्स किए हैं, उनके ये वर्ड्स हैं। अब व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल विमेन ईयर, ये भी आपको लर्न करने वाला क्वेश्चन है। बैलेंस फॉर बेटर। व्हाट मैन डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट विमेन डू, तो इसको हम कहते हैं एंड्रोसेंट्रिज्म। अब देखिए ये फिर से आपको क्वेश्चन आ गया, ये स्टेटमेंट है, हु कमेंटेड दैट ओनली ए ब्रॉड based movement to develop women's study within the general education system could initiate a process to prevent future injustice in the context of marginal position of women in education। इन्होंने कहा है कि जनरल एजुकेशन सिस्टम में ही women studies को इंक्लूड कर देना चाहिए बड़े लेवल पे, ब्रॉड बेस्ड, तभी इनजस्टिस या जो मार्जिनलाइज पोजीशन ऑफ वेमेन है एजुकेशन में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, माधुरी शाह ने बोला था। अब ये टेस्ट दिए हुए हैं आपको बताने की लेवल ऑफ जेंडर इक्वलिटी का टेस्ट कौन सा है, तो ये टेस्ट है, ये आपको लर्न करना है। राइट टू मैरिज, अच्छा
मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ चॉइस कास्ट कलर, ये हमें कौन देता है राइट्स? स्पेशल मैरिज एक्ट, सॉरी। थर्ड, अब वाई इज जेंडर इक्वलिटी इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? अब ये SDG हैं, SDG बहुत फेमस हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। 17 गोल्स हैं, कई बार आपको वो गोल का नंबर दे देता है और आपको गोल के टाइटल से उसे मैच करना है। ये मैंने इसके बारे में एक अलग वीडियो बना रखी है पूरी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप जाके SDG की वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पूछा है कि जेंडर इक्वलिटी के लिए क्यों है ये। तो क्या है? क्रिएट फाउंडेशन ऑफ पीसफुल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, फ्रीडम फॉर इम्पीरियलिज्म एंड वॉर, इक्वल राइट, इकोनॉमिक रिसोर्स एंड एक्सेस टू ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फॉर वीमेन। देखिए हम यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो जेंडर इक्वलिटी के लिए आपको पता है कि क्या क्या ज़रूरी है। जेंडर इक्वलिटी की जब हम बात करेंगे तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? अब क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो सस्टेनेबल वर्ड तो हमें यहाँ पे चाहिए, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस जेंडर इक्वलिटी में मतलब हमें फ्रीडम फॉर इम्पीरियलिज्म और वॉर का ये पॉइंट ना यहाँ से मैच नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट को हटा के फर्स्ट सेकंड फोर्थ का ये थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे को क्या दिया इन्होंने? Women become empowered through collective reflection and decision making. The parameter of empowerment are, क्या पैरामीटर हो सकते हैं एम्पावरमेंट के? आप खुद सोच के बताएं। देखिए, बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब हमारे पे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज होगा तो एम्पावरमेंट हम फील करेंगे। टू क्रिएट ए डायनेमिक मैनेजरियल स्ट्रक्चर टू कोप विद टारगेट्स, developing ability to think critically, providing the wherewithal for economic independence। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अच्छे से डिसीज़न ले पाना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो हम फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है एक आर्ट हिस्टोरियन के बारे में पूछा हुआ है, हमारे टॉपिक से बहुत रिलेटेड नहीं है, बट ये फर्स्ट टू इसमें है हमारे, तो फर्स्ट टू का मतलब ये आंसर हुआ हमारा। अब फ्लूइडिटी ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इन इंडियन मैथोलॉजिकल लिटरेचर हैज़ बिन वेल डॉक्यूमेंटेड बाय ऑथर्स लाइक, किस तरह के ऑथर्स ने इसके बारे में बात की है? तो इसमें अरुंधति रॉय को छोड़ के सारे ऑथर्स आ जाएंगे मेरा ख्याल। 51 का फोर्थ, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 51। अब बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसी वीडियो को देखिए, जो इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक लग रहे हैं या कुछ डेट याद करनी है, जो भी कुछ याद करने वाला आपको लगे आप उसे नोट कीजिए। जो आपने नोट किया उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। इससे हमारा टारगेट ऑफ 30 डेज़, ठीक है, अपना नेट या JRF लेने का जो टारगेट है हमारा 30 डेज़ का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और आपका नेट ज़रूर क्वालिफाई होगा।